हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी वजह से उसके आसपास के स्पेस में किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिफाइन करते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज separated by a small distance। और उनको स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सच दैट वेयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स almost but not exactly cancel। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ होंगे, एक ही पोजीशन पर अगर होंगे, एक ही पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल और अपोजिट होंगे और इस वजह से आसपास के स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन अगर होगा तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, अगर उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होगा तो उसकी वजह से उनके आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा तो होगा लेकिन नॉन जीरो होगा। यही डाइपोल का बेसिक कंसेप्ट है, दैट दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे ताकि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड से एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करें एंड द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो छोटा हो लेकिन नॉन जीरो हो। डाइपोल मिलता कहाँ है? डाइपोल मिलता है एटम्स में, डाइपोल मिलता है मॉलिक्यूल्स में। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एटम का जो साइज होता है वो दैट इज 10⁻⁻10 मीटर का। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻15 मीटर का। हर एटम हर मॉलिक्यूल में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स अगर कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे ऑक्युपाइंग सेम पोजीशन। इन दैट केस उस एटम और मॉलिक्यूल के चार्जेस की वजह से आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, उनका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जीरो होगा। लेकिन अगर एटम और मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर उनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते तो इफेक्टिव सिचुएशन ये होगी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस होंगे और उस कंडीशन में उनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करेंगी और उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास के स्पेस में होगा। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा लेकिन नॉन जीरो होगा, राइट। डाइपोल को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं डाइपोल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज हो गया, डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये चार्ज है -Q, ये चार्ज है +Q। इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को जनरली हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। 2a से रिप्रेजेंट करने का एक लॉजिक है, हम कभी भी डाइपोल से अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर 2a है तो ये चार्ज भी इस मिड पॉइंट से a दूरी पर होगा और पॉजिटिव चार्ज भी इस मिड पॉइंट से a दूरी पर होगा और इसकी वजह से हमारे आगे के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो रिलेटिवली सिंपलर फॉर्म में होंगे। इस डाइपोल की वजह से हमने कहा था कि आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा लेकिन नॉन जीरो होगा।
डाइपोल अपने आसपास के स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा, कितना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा, कितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा, ये हम एक क्वांटिटी की मदद से मेजर करते हैं, या जो क्वांटिटी ये डिसाइड करती है कि डाइपोल अपने आसपास के स्पेस में छोटा लेकिन नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्टेब्लिश करेगा वो कितना होगा, इस इंफॉर्मेशन को हम एक क्वांटिटी की मदद से डिस्क्राइब करते हैं एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल is given by a quantity electric dipole moment. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना होगा, हमें इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया तो P की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज Q हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन हमने 2a से रिप्रेजेंट किया है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 2a Q के बराबर। यहाँ से इसका यूनिट भी हम डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा दैट इज कूलम मीटर होगा, राइट। हमने कहा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ ये लाइन ड्रॉ की है, ये एरो के साथ ही लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा एरो होगा जो कहाँ से कहाँ पॉइंट करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज पॉइंट करता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने नेगेटिव से पॉजिटिव शो किया है, ये डाइपोल के बेसिक्स हैं, राइट। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। हमने कहा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम एक सिंगल चार्ज की बात करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन दो अगर मान लो इक्वल अपोजिट चार्जेस एक ही पोजीशन अगर ऑक्युपाई करते हैं तो उनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर दोनों चार्जेस को हमने एक ही जगह पर नहीं रखा है, उनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस अगर रखा है तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उनके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, और इस वजह से ये कॉम्बिनेशन अपने आसपास के स्पेस में एक छोटा बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा। एंड इसीलिए इस कॉम्बिनेशन को हमने एक अलग नाम दे रखा है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मिलता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अगर सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करेंगे तो सिचुएशन ये होगी कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट विल बी अ डाइपोल। और ये डाइपोल अपने आसपास के स्पेस में अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स छोटे बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ये डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में सेपरेशन 2a। इस डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम एक क्वांटिटी की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम एंड दैट इज Q इनटू 2a के बराबर। इसका जो यूनिट होगा वो इससे कूलम मीटर हो गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। वाटर की बात करते हैं। वाटर का जो मुख्य जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक डाइपोल होता है। हमने शुरू में जब कूलम्स लॉ कर रहे थे तो हमने कहा था कि वाटर पोलर होता है, और वाटर के पोलर होने की वजह से वजह ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इंसाइड नहीं करते। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है
और यही वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी की वजह से वाटर की बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब ये जो डेफिनेशन हमने यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल की बता रखी है, इस डेफिनेशन पर बेस्ड एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं एक क्वेश्चन की मदद से इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। एंड द क्वेश्चन इज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर हमने चार्जेस रखे हैं। यहाँ एक चार्ज हमने रखा है +q, यहाँ चार्ज रखा है +q और यहाँ चार्ज रखा है हमने -2q। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं a के बराबर और हमें पता ये करना है कि इस कॉम्बिनेशन का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। पहली बार देखने पर यहाँ कोई डायपोल नज़र नहीं आता, चार्जेस हैं लेकिन वो इस तरह से पेयर्ड नहीं है कि उनसे हम कोई डायपोल बना पाएँ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस में एक तरीका होता है, चार्जेस को इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं, उनको इस तरह से रीअरेंज करते हैं, उनको इस तरह से काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम उसमें डायपोल्स फॉर्म कर पाएँ, उनको पेयर कर पाएँ और उनको पेयर करके इक्वल अपोजिट चार्जेस को पेयर करके डायपोल्स बना पाएँ। और जितने डायपोल इस तरह से चार्जेस को स्प्लिट करने के बाद, पेयर करने के बाद जितने डायपोल्स बनेंगे उन सबका वेक्टर सम करेंगे एंड दैट विल गिव अस द नेट डायपोल मोमेंट। नाउ यही स्प्लिटिंग के लिए हम इसको थोड़ा अलग तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इस चार्ज को हमने +q छोड़ दिया, इस चार्ज को भी हमने +q छोड़ दिया और यहाँ जो चार्ज -2q था इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये चार्ज भी -q हो गया, ये चार्ज भी -q हो गया। अब ये जो -q चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर एक डायपोल बना लेगा। ये -q चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर के एक डायपोल बना लेगा। इस डायपोल को मान लो मैंने कहा ये P1 है। चूंकि दोनों के बीच का सेपरेशन a के बराबर है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट भी aq के बराबर होगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में भी सेपरेशन a है, ये हमारा दूसरा डायपोल होगा। ये P2 मान लेते हैं, इसका भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो aq के बराबर। तो इस तरह से हमने चार्जेस को स्प्लिट किया, ये इसके साथ एक डायपोल बना लेगा, ये इसके साथ एक डायपोल बना लेगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन में इफेक्टिवली दो डायपोल्स हैं और इन दोनों डायपोल्स के बीच में ये डिस्टेंस 60 डिग्री है। नाउ कॉम्बिनेशन का नेट डायपोल मोमेंट अगर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू नेट डायपोल मोमेंट इज P1 प्लस P2 के बराबर। और चूंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इन दोनों डायपोल्स को जब हम ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टोरियली निकालेंगे एंड इन दैट केस द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दीज टू डायपोल्स इज P1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस P2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू P1 का मैग्नीट्यूड इंटू P2 का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, cos 60। ये होगा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। नाउ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 3 इंटू aq का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू √3 aq के बराबर हो गया, राइट। ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर दो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में लाई करता है, मिडवे लाई करता है, उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 aq के बराबर। और अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसके हिसाब से ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल। इन दोनों डायपोल्स को जोड़ने के बाद ये रिजल्टेंट मिलता है एंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज √3qa एंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ये होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, इनके मिडवे लाई करेगा और दोनों के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आसपास के स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है उसको डायपोल फील्ड के नाम से जानते हैं। और डायपोल की वजह से उसके आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल
at an axial point। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन पर लाई करता है, वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाता है। ये हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज हो गया -q, ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज हो गया +q, और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a के बराबर है। ये डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन है। इसी लाइन पर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट P है। इस डाइपोल की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पर, वो पॉइंट जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन पर लाई करता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं जिस एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस पॉइंट की दूरी डाइपोल के मिड पॉइंट से r के बराबर है। हमारा तरीका इसमें यह होगा कि डाइपोल के दोनों चार्जेस अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पर होगी वो दोनों चार्जेस के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के वेक्टर सम के बराबर होगी। इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा। हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका वेक्टर सम करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा। इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड -q के बराबर है, और इस नेगेटिव चार्ज की दूरी इस पॉइंट से r + a के बराबर है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, रेडियली टुवर्ड्स होती है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E- लिख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली अवे इस्टेब्लिश करेगा, ये E+ मान लेते हैं। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E- है, रेडियली टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E+ है, रेडियली अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू, पहले कैलकुलेट करते हैं -q चार्ज ऑफ डाइपोल की वजह से। इसको हमने लिखा है E-, एंड दिस E- इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय इस नेगेटिव चार्ज की दूरी इस पॉइंट से r + a के बराबर, ये r हो गया, ये a हो गया, डिवाइडेड बाय r + a का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको E+ लिख लेते हैं, एंड दिस E+ इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय इस पॉजिटिव चार्ज की दूरी इस पॉइंट से r - a के बराबर है, तो यहाँ होगा r - a का होल स्क्वायर होगा। अब एक आध चीज़ें इसमें नोटिस करते हैं इसका वेक्टर सम लेने के पहले। पहली चीज़ ये नोटिस करते हैं कि E- छोटा होगा E+ से, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में r + a का स्क्वायर है और यहाँ r - a का स्क्वायर है। तो पहली चीज़ ये नोटिस करेंगे कि E- इज लेस दैन E+, E- से छोटा होगा। और दूसरी बात ये कि E- एंड E+ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ इसको देखने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली टुवर्ड्स होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली अवे होगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एक दूसरे के अपोजिट होंगी और उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के बीच में ये जो एंगल है वो 180 है। E- छोटा है, E+ बड़ा है। एक्सियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से E इज इक्वल टू E+ प्लस E- के बराबर होगी। दोनों का वेक्टर सम होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनके बीच में एंगल अगर 180 का है, इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज E+ - E- के बराबर होगा।
दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनके बीच का एंगल 180 है। नाउ हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको बाहर ले लेता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बाहर आ गया और यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो चीज़ें हमें मिलेंगी दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हो गया। यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा, दैट इज़ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है। ऊपर आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बचा और यहाँ जो ब्रैकेट का टर्म होगा दैट इज़ 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से 2a को इस q के साथ कंबाइन करते हैं और 2a इंटू क्यू विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। 2a और q को एक साथ कंबाइन कर दिया, एक यहाँ 2 बच गया, एक यहाँ r बच गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर। ये रिजल्ट हमारे पास होगा। इसमें से 2a q की जगह पर अगर p लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और r 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये मैग्नीट्यूड मिलता है। ये हमारा पहला रिजल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट का ये मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ E प्लस बड़ा है, E माइनस अगर छोटा है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो E प्लस के अलाउंड बचेगी, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इस एक्सियल पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइपोल मोमेंट के अलाउंग है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ एक और इसमें कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, वो ये होगा कि इफ़ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर हमारा डाइपोल छोटा होगा, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, जो कि जनरली सिचुएशन होती है, तो ए की वैल्यू मच लेस दैन आर होगी, और अगर ए की वैल्यू मच लेस दैन आर होगी तो ए के कंपेरिजन में आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, एंड इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ए अगर नेग्लेक्ट होगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 होगा, एक आर इसमें से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई कितना आर क्यूब के बराबर हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ, अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। डाइपोल अपने आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब कि वो पॉइंट जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन पर होता है। ये हमारा डाइपोल हो गया, ये एक्सियल पॉइंट है जो इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन पर है। इस पॉइंट की दूरी इस डाइपोल के मिड पॉइंट से आर के बराबर है। हमारा तरीका ये होगा कि इस पॉइंट पर इस डाइपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके वेक्टर सम के बराबर होगी। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा E माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर, एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा E प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर प्लस माइनस ए होल स्क्वायर। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ दो चीज़ें नोटिस करते हैं
पहली चीज़ नोटिस करते हैं कि ई माइनस ई प्लस से छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, आर प्लस ए है। और दूसरी चीज़ ये नोटिस करते हैं कि ई माइनस और ई प्लस एक दूसरे के अपोजिट हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड रेडियली अवे है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली टुवर्ड्स है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे तो दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। वेक्टर सम का मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने के की स्थिति में हम इनकी वैल्यूज इसमें डालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr/r² माइनस ए स्क्वायर। एंड ये डायपोल, ये चूंकि ई प्लस बड़ा है तो इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग डायपोल मोमेंट होगी। ई प्लस बड़ा है, ई माइनस छोटा है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो नेट बचेगा वो ई प्लस की तरफ बचेगा। और ये जो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के अलोंग है। तो अगर ये उसके अलोंग है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr/r² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड अगर डाइपोल हमारा छोटा होगा तो ए इज मच लेस देन आर, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ के बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करते हैं, जो शुरू में हमने कहा था कि डाइपोल दो चार्जेस का वो कम्बिनेशन होता है जिस कम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब कुल मिलाकर पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ हम ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पॉइंट चार्ज से छोटा है। और यही हमारा पर्पस था, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज को एक छोटे से डिस्टेंस से सेपरेट करने का। मतलब जो डाइपोल का बेसिक कंसेप्ट हमने बताया था उसके हिसाब से पर्पस वाज टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना था। या ये कहें कि डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज से कम होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² होता है और डाइपोल की वजह से 1/r³ के बराबर है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल at an equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो डाइपोल के दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो इक्वेटर कहलाता है और उस पर के पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। हम डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया डाइपोल का, यह डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस चार्ज की वैल्यू -q के बराबर, इसकी वैल्यू +q के बराबर। ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डाइपोल के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी r के बराबर है। तरीका हमारा सेम रहेगा, डाइपोल के दोनों चार्जेज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। इस डाइपोल का निगेटिव चार्ज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। इसको हम E- लिख लेते हैं एज यूजुअल। और डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस्टेब्लिश करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली अवे होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E+ लिख लेते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट देगा। ये डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और इन दोनों की वैल्यू होगी √r² + a² के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू +q and -q charges
चार्जेज, मैंने एक साथ इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी q के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी q के बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हैं, तो चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंसेस सेम हैं। इसका मतलब कि दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर सेम होगी। उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड उनका बराबर होगा, उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू या E प्लस इज इक्वल टू E माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर के बराबर। दैट इज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, और इसकी वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम वहाँ निकालेंगे डाइपोल की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इज E के बराबर, और ये E इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपना अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेंगे उनका वेक्टर सम होगा। नाउ इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम करने का एक हम यहाँ थोड़ा अलग तरीका अप्लाई करते हैं। हम एक ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ करते हैं जो डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल है, डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन के पैरेलल है, और ये जो हमने कहा था कि ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है। अगर हम इस एंगल को थीटा अगर मान लें तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम इसको रिजोल्यूशन की मदद से सॉल्व करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। अगर हम इसको रिजोल्यूशन की मदद से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट इसका होगा E प्लस कॉस थीटा, इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा दिस इज E माइनस कॉस थीटा, इसका इधर का कंपोनेंट होगा E प्लस साइन थीटा, और इसका इधर का कंपोनेंट होगा E माइनस साइन थीटा। अब ये नोटिस करते हैं कि E प्लस और E माइनस के जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। E प्लस E माइनस के बराबर है, E प्लस E माइनस के बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन के साथ सेम एंगल बनाते हैं। तो E प्लस का ये कंपोनेंट E प्लस कॉस थीटा और E माइनस का ये कंपोनेंट E माइनस कॉस थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। मतलब ये कि E प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस E माइनस कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कौन, E माइनस साइन थीटा और E प्लस साइन थीटा बचेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगा। ये दोनों अगर कैंसिल करते हैं बचेंगे सिर्फ ये, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट E is equal to E प्लस साइन थीटा प्लस E माइनस साइन थीटा। हमने ये कहा कि इनके E प्लस और E माइनस के जो कंपोनेंट होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग वो इक्वल अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो एक्सियल लाइन के अलोंग कंपोनेंट होंगे E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा वही ऐड होंगे, तो ये दोनों हो गए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज A डिवाइडेड बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर होगा।
मैंने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा के सम के बराबर होगी। चूंकि दोनों बराबर हैं, थीटा भी सेम है, तो ट्वाइस ऑफ ई डॉट मतलब 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पर ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट गिव्स अस, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, 1/4πε0 2a/q, ये आएगा 2a/q के बराबर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर कितना होगा 3/2 एंड दैट गिव्स अस 1/4πε0 p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर कितना 3/2। सो ये मैग्नीट्यूड मिल गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर कितना है 3/2 है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब एक और चीज नोटिस करते हैं, ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा दोनों इस डायरेक्शन में हैं, दोनों ऐड होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी यही डायरेक्शन आएगा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है। अगर ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E is equal to 1/4πε0 एंड दिस इज माइनस P चूंकि उसके अपोजिट है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर कितना 3/2 के बराबर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इसमें हम वो कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल छोटा होगा, डाइपोल इज शॉर्ट, ए इज मच लेस देन आर, और अगर ए मच लेस देन आर है तो आर के कंपैरिजन में ए नेग्लेक्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 1/4πε0 हो गया। ये लिखेंगे हम माइनस पी डिवाइडेड बाई आर के कंपैरिजन में ए नेग्लेक्ट हो गया, ये बच जाएगा तुम्हारा आर क्यूब के बराबर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ ताकि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। डाइपोल फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो डाइपोल के दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ ये हमारा डाइपोल है, ये उसका इक्वेटोरियल लाइन होगा जो इसके दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आर दूरी के इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंसेस सेम है, इसलिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का फील्ड यहाँ बराबर होगा, दैट इज ई प्लस और ई माइनस इक्वल होंगे, ई प्लस और ई माइनस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। वेक्टर सम का ये तरीका निकालते हैं कि इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये उसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया और ये एक्सियल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन के पैरेलल इस लाइन के अलोंग हम कंपोनेंट्स में इसको तोड़ के और तब इसके बाद इनका वेक्टर सम करते हैं। अगर हम इनको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों इक्वेटोरियल लाइन से बराबर एंगल बनाते हैं, लेकिन एक ऊपर है एक नीचे है, तो ई प्लस का ये कंपोनेंट और ई माइनस का ये कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट इनके इक्वल और अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मिलेगी वो साइन थीटा कंपोनेंट्स के इक्वल होगी, तो ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का एंगल भी सेम है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा एंड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू इतनी होगी। बाकी इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2।
एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि ई प्लस और ई माइनस के जो कंपोनेंट हैं वो इस डायरेक्शन के कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन। इफ द डायपोल इज नॉट शॉर्ट तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर डायपोल छोटा नहीं होगा तो, अगर डायपोल छोटा होगा तो ए इज मच लेस देन आर, इन दैट केस आर के कंपेरिजन में ए नेग्लेक्ट हो जाएगा, और अगर नेग्लेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाई आर क्यूब के बराबर होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ये डायपोल का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट P1 एंड P2 are placed along same line with the separation r. Find the force of interaction between the two dipoles. मतलब दो शॉर्ट डायपोल्स हैं, उन दोनों डायपोल को अगर एक ही लाइन के अलोंग हमने रखा है तो उनके बीच में किस तरह का फोर्स काम करेगा, कितना फोर्स काम करेगा, ये जानना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हम यहाँ डेवलप करते हैं, या एक तरीका हमारे पास है। वो तरीका ये है कि अगर हम दोनों डायपोल को शुरू में ही अगर शॉर्ट डायपोल के रूप में ट्रीट कर लेंगे तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक डायपोल को शुरू में ही शॉर्ट मान लेते हैं और दूसरे डायपोल को नॉर्मल डायपोल मानते हैं। इसके बाद जब बाद में फाइनली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में इस कंडीशन को हम शामिल कर देंगे कि दूसरा डायपोल भी शॉर्ट डायपोल है। शुरू करते हैं। ये हमारा पहला डायपोल हो गया। इस डायपोल का मोमेंट है P1 के बराबर। इसी लाइन के अलोंग हमने दूसरे डायपोल को भी प्लेस कर रखा है। ये दूसरे डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज माइनस Q हो गया, ये चार्ज प्लस Q हो गया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 2a के बराबर है। ये डायपोल का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस भी a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा। और इन दोनों डायपोल्स के बीच में क्वेश्चन के हिसाब से जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज r के बराबर है। अब ये डायपोल, इसको हमने पहले ही शॉर्ट मान रखा है। ये डायपोल इन दोनों चार्जेस की पोजीशन पर, दूसरे डायपोल के दोनों चार्जेस की पोजीशन पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से P1 इन दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये P1 इन दोनों चार्जेस पर, दूसरे डायपोल के दोनों चार्जेस की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करेगा और P1 अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से दूसरे डायपोल के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इस पर जो नेट फोर्स इसकी वजह से या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो नेट फोर्स होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर होगा। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं। इस डायपोल की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको मान लो हम लिख लेते हैं E माइनस लिख लेते हैं नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पर P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 2P1 डिवाइडेड बाई, इसका डिस्टेंस इससे होगा r माइनस a, सो दिस इज r माइनस a क्यूब के बराबर हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस डायरेक्शन में होगी, इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा वो पीछे की तरफ काम करेगा। ये इस पर नेगेटिव चार्ज पर, दूसरे डायपोल के नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करेगा दैट इज Q इंटू E नेगेटिव के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1 इंटू Q डिवाइडेड बाई r माइनस a क्यूब के बराबर होगा। ये नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है P1 की वजह से, P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑफ सेकंड डायपोल जो फोर्स काम करेगा वो हो गया। नाउ इस P1 की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E प्लस लिख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ प्लस Q चार्ज, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2P1 डिवाइडेड बाई, इसका डिस्टेंस होगा r प्लस a के बराबर, तो दिस इज r प्लस a क्यूब। और हमने इसको डायरेक्टली इसलिए P1 बाई r क्यूब के रूप में लिख लिया है क्योंकि इसको हमने शुरू में ही शॉर्ट डायपोल मान लिया है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स आगे की तरफ काम करेगा, ये फोर्स F पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है, एंड दैट इज Q इंटू E प्लस के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2P1 Q डिवाइडेड बाई R प्लस A क्यूब के बराबर हो गया। ये दोनों फोर्सेज काम करेंगे। इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ इस पर, इस नेगेटिव चार्ज पर इतना फोर्स काम करेगा, या यूं कहें कि ये डाइपोल इस नेगेटिव चार्ज के लोकेशन पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिव चार्ज पर इतना फोर्स काम करेगा। ये शॉर्ट डाइपोल इस चार्ज के लोकेशन पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर इतना फोर्स काम करेगा। नाउ इस पर एक फोर्स अवे काम कर रहा है, दूसरा टुवर्ड्स काम कर रहा है, दोनों फोर्सेज अपोजिट हैं, तो इसका मतलब कि जो नेट फोर्स होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। नाउ नेट फोर्स ऑन P2, ये जो दूसरा हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल का मोमेंट P2 है क्वेश्चन के हिसाब से, तो नेट फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 इज F के बराबर, एंड दिस F इज इक्वल टू, F माइनस की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में R माइनस A का क्यूब है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में R प्लस A क्यूब है। सो F इज इक्वल टू F माइनस F प्लस के बराबर होगा। ये दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अवे है, ये टुवर्ड्स है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो नेट फोर्स जो उस पर काम करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों अपोजिट हैं। ये बड़ा है वो छोटा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बचेगा, F माइनस की डायरेक्शन में बचेगा, एंड इट विल बी इक्वल टू F माइनस माइनस F प्लस। अब इसमें भी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को बाहर ले आते हैं, क्या बचेगा 1/4πε0 हो गया, 2 बाहर आ गया, P1 बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, एंड इसके बाद जो बचा वो 1/r माइनस A क्यूब माइनस 1/r प्लस A क्यूब के बराबर ये फोर्स होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/4πε0 2P1 Q, और बाकी इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास टर्म होगा R क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3A² R प्लस 3AR² माइनस R क्यूब प्लस A क्यूब माइनस 3A² R प्लस 3AR² के बराबर, और नीचे का जो टर्म होगा वो हो जाएगा R² माइनस A² होल का क्यूब हो जाएगा। नाउ R क्यूब A क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3A² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 2P1 Q, और यहाँ जो टर्म बचेगा वो 3AR² दैट इज 6AR² डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का क्यूब हो जाएगा। नाउ इस यहाँ 2Q और A को आपस में कंबाइन कर देंगे तो P2 मिल जाएगा, 6 बाहर बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 हो गया, 6 ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2Q और A को कंबाइन करेंगे तो यहाँ P1 भी हो गया, P1 लिख लिया, 2AQ को कंबाइन करेंगे तो P2 मिल जाएगा, एक टर्म और बच गया R² के बराबर होल डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का क्यूब के बराबर, ये हमारा एक्सप्रेशन आता है। नाउ अगर हम ये कहें कि ये हमारा डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है, इफ P2 इज अ शॉर्ट डाइपोल, अगर ये शॉर्ट डाइपोल होगा तो शॉर्ट डाइपोल होने का मतलब कि A की वैल्यू मच लेस दैन R के बराबर होगी, और अगर A की वैल्यू मच लेस दैन R के बराबर होगी तो R के कंपेरिजन में A² नेगलेक्ट हो जाएगा,
अगर ए स्क्वायर नेगलेक्ट होता है तो ये आर की पावर 6 बचेगा। इस आर की पावर 6 में से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी एफ के बराबर एंड दिस एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 होगा। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू डाइपोल्स। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि ये F माइनस बड़ा है, F प्लस छोटा है, F माइनस अट्रैक्टिव है, F प्लस रिपल्सिव है और ये बड़ा ये छोटा है, तो नेट इसकी डायरेक्शन में बचेगा। मतलब इस फोर्स का जो नेचर होगा दैट नेचर इज अट्रैक्टिव होगा। दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैं एक बार इसका रिकैप कर देता हूँ ताकि अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो पूरी हो जाए। हम दो डाइपोल्स की वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जानना चाहते हैं। हमने एक डाइपोल को छोटा मान लिया, दूसरे डाइपोल को नॉर्मल डाइपोल मान लिया और हमारा तरीका ये होगा कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों चार्जेस के लोकेशन पर इस्टेब्लिश करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये इसके दोनों चार्जेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और दोनों चार्जेस पर जो फोर्सेस काम करते हैं उनको कैलकुलेट करके और उनका वेक्टर सम करेंगे तो नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय P1 ऑन P2 मिल जाएगा। हमने कहा कि P1 इस नेगेटिव चार्ज की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2P1/r-a³ हो गया। और ये चार्ज नेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स पीछे की डायरेक्शन में काम करेगा दैट इज Q इंटू E माइनस दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P1Q डिवाइडेड बाई r-a³। इसी तरह से ये P1 इस पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P1/r+a³ और इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अवे काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड काम करेगा क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। तो F प्लस इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P1Q/r+a³। ये दोनों फोर्स एक्सर्ट करें होंगे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज पर ये फोर्स एक्सर्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज पर ये फोर्स एक्सर्ट होगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का है, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, यहाँ r-a³ है, यहाँ r+a³ है। तो नेट फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1 जो काम करेगा वो इन्हीं P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर। और चूंकि दोनों अपोजिट हैं तो वेक्टर सम का मतलब दोनों का डिफरेंस होगा। बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन टर्म्स को बाहर ले लिया 2P1Q और इसके बाद 1/r-a³ माइनस 1/r+a³ और बाद में इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर जो फोर्स काम करता है दोनों के बीच में या इसने इस पर जितना फोर्स एक्सर्ट किया है दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6P1 P2/r⁴। और चूंकि ये फोर्स बड़ा है जो अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये इस पर जो नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो टुवर्ड्स इटसेल्फ एक्सर्ट करेगा, मतलब फोर्स इज अट्रैक्ट। राइट, अब देखना डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का ये मतलब है कि ये पॉइंट डाइपोल के ना एक्सिस पर होगा ना उसके इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। ये पॉइंट डाइपोल के आसपास के स्पेस में कहीं भी हो सकता है। उस पॉइंट का हम लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल का मोमेंट P के बराबर है। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पॉइंट P है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी r के बराबर है और जो लाइन इस पॉइंट को डाइपोल के मिड पॉइंट से जोड़ता है वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये हमारा जनरल पॉइंट है, न ये एक्सियल पॉइंट है न इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है और इस पॉइंट का पोजीशन हमने आइडेंटिफाई किया है r और थीटा की मदद से। हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करते हैं और जो फॉर्मूला हमें मिलेगा उस फॉर्मूले की मदद से हम डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी किसी भी एब्सोल्युटली किसी भी पॉइंट पर हम उस फॉर्मूले की मदद से डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका अप्लाई करते हैं। जो फॉर्मूले हमने पहले ड्राइव कर रखे हैं उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ यूज करेंगे।
पहला काम ये करेंगे कि डाइपोल को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट इस लाइन के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये कंपोनेंट हो गया जो इस लाइन के पैरेलल है, ये कंपोनेंट होगा डाइपोल मोमेंट का, ये कंपोनेंट होगा P पैरेलल लिख लेते हैं इसको, एंड दिस इज P cos थीटा। एंड दूसरा कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट का ये होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लिखते हैं P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P साइन थीटा। हमने डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट इस लाइन के पैरेलल है, दैट इज P पैरेलल P cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट इज P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P साइन थीटा। अब हम ऐसा करेंगे कि डाइपोल के इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, और डाइपोल के ये दोनों कंपोनेंट अपना अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इस्टेब्लिश करेंगे, उनका हम वेक्टर सम लेंगे। नाउ अगर हम इस पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो इस पैरेलल कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा, और P पैरेलल is equal to P cos theta. P is an axial point. तो इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा, इसको लिख लेते हैं E पैरेलल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब के बराबर। हमने डाइपोल को शुरू में ही शॉर्ट डाइपोल मान रखा है। अगर हम इसको एक इंडिपेंडेंट डाइपोल के रूप में ट्रीट करते हैं, इस कंपोनेंट को अगर इंडिपेंडेंट डाइपोल के रूप में ट्रीट करते हैं, तो इसका मोमेंट P cos थीटा के बराबर है, और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है डाइपोल की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ के बराबर। तो इस कंपोनेंट की वजह से इस पॉइंट पर, जो कि इसका एक्सियल पॉइंट है, इस कंपोनेंट के लिए पॉइंट P एक्सियल पॉइंट है, इस कंपोनेंट की वजह से उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पैरेलल होगी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई r³ के बराबर होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग होगी। मतलब इस P पैरेलल कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, ये डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगी। ये पहले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। दूसरे कंपोनेंट की वजह से निकालते हैं। दूसरे कंपोनेंट की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P साइन थीटा, P इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इस कंपोनेंट के लिए ये P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू P साइन थीटा कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर होगी, उस जनरल पॉइंट पर होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई r³ के बराबर। अब हमने P कंपोनेंट की वजह से, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पॉइंट पर निकाल लिया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से भी निकाल लिया। इस कंपोनेंट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, एंड दिस इज E परपेंडिकुलर के बराबर। यहाँ ये भी मेंशन करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, वो अलोंग डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी, क्योंकि इस कंपोनेंट के लिए हमारा पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो दिस इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। नाउ हमने ये कहा था कि हम दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका वेक्टर सम करेंगे। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये हो गया, दोनों के मैग्नीट्यूड लिखे हैं, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया है हमने। अब इन दोनों का अगर वेक्टर सम करते हैं तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगी।
ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं, इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग हो गई और इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर अपोजिट हो गई। तो अगर ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन के साथ या ई पैरेलल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो हम अल्फा भी आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उसका डायरेक्शन देख पाएँ। नाउ इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से ड्यू टू डाइपोल इज E and this E is equal to E पैरेलल प्लस E परपेंडिकुलर के बराबर होगी। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ E पैरेलल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज ये सारी डालेंगे तो वैल्यूज डालने पर हमें मिलेगा E इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स को बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, P बाहर आ गया, R क्यूब बाहर आ गया और अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ कंबाइन कर देंगे तो 1 मिलेगा और बाकी का 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P बाई R क्यूब और स्क्वायर रूट ऑफ एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 प्लस बाकी जो टर्म बचेगा वो कितना हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये मैग्नीट्यूड उसका हो गया। अगर हम उसके डायरेक्शन की बात करें तो हम ये इसमें देखते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस लाइन या ई पैरेलल के साथ अल्फा एंगल बनाता है। अगर डायरेक्शन के लिए हम tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल के बराबर होगा। ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचता है दैट इज हाफ tan थीटा के बराबर। इससे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ ताकि अगर कहीं कोई मुश्किल रह गई तो वो हैंडल हो जाएगी। हम डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ये हमारा डाइपोल हो गया, ये हमारा जनरल पॉइंट है P। इस पॉइंट की दूरी डाइपोल के मिड पॉइंट से R है और इस पॉइंट को डाइपोल के मिड पॉइंट से जॉइन करने वाला लाइन डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है। हमारा अप्रोच ये होगा कि हम इस डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट इस लाइन OP के पैरेलल होगा और दूसरा इस लाइन OP के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इंडिपेंडेंट डाइपोल्स के रूप में ट्रीट करेंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकालेंगे और दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेंगी उनका वेक्टर सम करेंगे तो पूरे डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। नाउ हमने कहा कि इस कंपोनेंट P पैरेलल कंपोनेंट दैट इज P cos थीटा के लिए हमारा पॉइंट P जो जनरल पॉइंट है दैट इज एन एक्सियल पॉइंट। और अगर ये इस कंपोनेंट के लिए एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट के फॉर्मूले के हिसाब से इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P cos थीटा बाई R क्यूब एंड दैट इज अलोंग डाइपोल मोमेंट। दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो P sin थीटा, उसके लिए इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इस कंपोनेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E परपेंडिकुलर होगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई R क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया हमने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द जनरल पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज इसमें डाल देते हैं तो ये मिलता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कंबाइन करते हैं 1 होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। राइट, ये मैग्नीट्यूड हो गया उसका। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन OP के साथ या ई पैरेलल के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, एंड इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल का मतलब होगा हाफ tan थीटा। सो इसका डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड जनरल पॉइंट। डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था उस पर बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट इज अलोंग वाई एक्सिस, फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट। ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स एक्सिस होगा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाई एक्सिस होगा। हमारा डाइपोल एक्स एक्सिस के अलोंग है, मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है। इस डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज हो गया। डाइपोल का मोमेंट P के बराबर है और इस डाइपोल की वजह से इस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन के हिसाब से वाई एक्सिस के अलोंग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई इस जनरल पॉइंट पर। डाइपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट P को जॉइन करने वाली लाइन थीटा एंगल बनाती है डाइपोल मोमेंट के साथ। हमें यही थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक डाइपोल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। Electric field intensity due to dipole at a point is along y-axis. Electric field intensity due to dipole at a point is along y-axis. Find the angle made by the line joining the point to the midpoint of the dipole. Point to the midpoint of the dipole with dipole moment. With dipole moment मतलब थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। राइट, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r के बराबर है। हमने जब एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो हमने ये कहा था कि इस लाइन के साथ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना एंगल बनाएगी, अल्फा एंगल बनाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरल पॉइंट पर पॉइंट को डाइपोल के मिड पॉइंट से जॉइन करने वाले लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ये हमने कैलकुलेट किया था और हमने कहा था कि tan अल्फा की वैल्यू होती है हाफ tan थीटा के बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। अगर ये डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये होगा कि थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ, अगर ये यहाँ थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन के साथ भी ये थीटा एंगल बनाएगा। मैंने ये कहा कि हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसके हिसाब से जनरल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाता है। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ये लाइन है, अगर हमने यहाँ एक ये लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो इस पैरेलल लाइन के साथ भी थीटा एंगल बनाएगा। और ये एंगल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से या जिस तरह से जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसके हिसाब से ये अल्फा एंगल है, मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 होगी। यू कैन सी थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 के बराबर होगी। तो इस फिगर से जो हमने इन्फॉर्मेशन जब जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसको और यहाँ जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको इकट्ठा करते हैं तो वी फाइंड अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। और अगर अल्फा प्लस थीटा 90 होगा मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा। नाउ इस अल्फा की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं। अगर इस अल्फा की वैल्यू इसमें डालते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा के बराबर। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा,
कॉट थीटा के बराबर, दिस इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। इसको रीअरेंज अगर करते हैं तो वी फाइंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 के बराबर, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √2 के बराबर होगा, एंड देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। दिस इज द एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डाइपोल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है, इस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसके हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाएगी, और इस अल्फा और इस थीटा के बीच में रिलेशन होगा tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। ये लाइन जो इस पॉइंट को डाइपोल के मिड पॉइंट से जॉइन करती है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो अगर हम इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल ही बनाएगी। अब अगर ये एंगल थीटा है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब डाइपोल मोमेंट के अगर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90 होगी, और अगर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 90 होती है तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। हमें थीटा कैलकुलेट करना है, इस अल्फा की वैल्यू इसमें डालते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट गिव्स अस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2।